द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ विलेज एक्स इज एग्रीकल्चर फॉर द पास्ट 2 ईयर दे हैव, मैं यहाँ पे इसको वो भी कर देता हूँ, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ विलेज एक्स इज एग्रीकल्चर फॉर द पास्ट 2 ईयर दे हैव बीन गोइंग through drought, due to which the villagers are moving to other areas for work to earn as living. The people of a village X are referred to as environmental. बताओ भाई, वो इंट्रूडर्स होंगे, रेफ्यूजीज होंगे, माइग्रेंट्स होंगे या पीजेंट्स होंगे? तो वो क्या होंगे? कहता है कि एक मैन ऑक्यूपेशन है विलेज एक्स का, एग्रीकल्चर है। 2 साल से दे हैव, मतलब लास्ट 2 साल से क्या हुआ, वहां पे सूखा पड़ गया, ठीक है। ड्यू टू विच द विलेजर्स जो थे वो मूव करने लगे दूसरे एरियाज के अंदर, काम के तलाश में जो था वो, अर्निंग मतलब अपना लिविंग जो है, रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए चले गए। तो आप इसको किस तरीके से रेफर करेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्या होगा आपका? माइग्रेंट होगा, ठीक है। सिंपल सा आंसर है इसका, क्या होगा? माइग्रेंट होगा। अब मेरे को ये बताओ कि रेफ्यूजीज यहाँ पे क्यों नहीं है? रेफ्यूजीज क्यों नहीं है? रेफ्यूजीज कौन होते हैं? अगर यहाँ पे बताया जाता कि द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ अ फलानी कंट्री, ठीक है, कंट्री का दे दिया होता, तो उधर लिखा होता इज एग्रीकल्चर, फलानी कंट्री इज एग्रीकल्चर। मतलब मान लो यहाँ पे लिखा होता द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ अ विलेज एक्स की जगह लिखा होता विलेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, विलेज ऑफ पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर फॉर लास्ट पास्ट 2 ईयर्स, तो क्या होता आपका? दे हैव बीन, मतलब सिर्फ यहाँ पे आपका कंट्री का नाम होता, तो क्या होता आपका? रेफ्यूजीज होता या नहीं होता, या फिर माइग्रेंट ही होता वहां पे? या फिर एक कंट्री में जो है वो सूखा पड़ गया, तो आपकी उस कंट्री के लोग जो है वो दूसरी जगह पे जाने लगे, तो क्या होगा वहां पे? रेफ्यूजीज होगा, वहां पे क्या होगा? रेफ्यूजीज होगा। तो अगर यहाँ पे होता कि द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ अ विलेज इज पीजेंट्री या कुछ भी इस तरीके का, और वहां पे एक मूवमेंट चली, तो उस मूवमेंट के चक्कर में उन सभी लोगों को जो है वो बाहर निकलना पड़ा, तो किस तरीके का जो है उसको किस तरीके से आप रेफर करेंगे? तो वो पीजेंट से आप रेफर करेंगे। किससे रेफर करेंगे? पीजेंट से। अगर कुछ मूवमेंट टाइप्स होता, या मतलब आपका पीजेंट्स टाइप होता, कि अगर मतलब पीजेंट्स को जो है एक पूरा मूवमेंट चला उनका, उसकी वजह से जो है उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ा शरण लेने के लिए, तो वो एक तरीके से पीजेंट्री मूवमेंट हो जाता, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनीता इज स्टडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो हमको पहली ही लाइन से जो है आंसर मिल गया। अनीता इज स्टडिंग सोसाइटी, अनीता जो है वो स्टडी कर रही है सोसाइटी के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। शी वुड बी अ फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट। तो अब हमको पता है कि प्रोडक्शन के ऊपर, सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी है जो बात करता है, वो है आपका कार्ल मार्क्स। वो है कौन? आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है। प्रोडक्शन टाइप की अगर बात करेगा तो वो कौन बात करेगा? आपका कार्ल मार्क्स बात करेगा। अगर यहाँ पे होता अनीता इज स्टडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिज्म, सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिज्म या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कोहेशन टू मेंटेन इन सोसाइटी, सो शी वुड बी अ फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट। तो वो किसकी आपकी जो है वो फॉलोअर होती? क्या हर्बर्ट स्पेंसर की होती, या एमाइल डर्कीम की होती, या अगस्ट कॉम्टे की होती, या फिर एल एच मॉर्गन की होती? अगर यहाँ पे होता अनीता इज स्टडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, दोबारा से सुनेंगे, अनीता इज स्टडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। सो हमारा आंसर क्या होता? क्या इनमें से, इन थिंकर में से कोई आंसर होता हमारा? तो नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होगा, ठीक है, इमाइल डर्कीम होगा, ठीक है, इमाइल डर्कीम होगा। सोशल स्ट्रक्चरलिज्म की बात कौन करता है? आपका इमाइल डर्कीम करता है। हाँ, ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, अगस्ट कम्टे जो है वो पूरा साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की बात करता है। अगस्ट कम्टे जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की बात करता है इन होल। चलिए, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर जो है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये फॉलो करता है अगस्ट कम्टे को ही, एक तरीके से फॉलो करता है। लेकिन एमाइल डर्कीम जो है ये दोनों को एक तरीके से मिक्सअप कर देता है, चेंज कर देता है पूरे सिस्टम ऑफ थॉट को। उसके बाद है आपका, इन एंथ्रोपोलॉजी व्हाट डज कॉन्सिग्यूनिटी रेफर टू? कॉन्सिग्यूनियस जो आपका एक वर्ड है,
तो कॉन्सिग्विनिटी जो आपका लफ्ज है ये किसके साथ रेफर करेगा? ब्लड रिलेशनशिप और बायोलॉजिकल टाइज के साथ, मैरिटल रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली के साथ, किनशिप बेस्ड ऑन एडॉप्टेशन के साथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन इंसेस्टर्स एंड लिविंग डिसेंडेंट के साथ। तो किसके साथ करेगा? ब्लड रिलेशनशिप और बायोलॉजिकल टाइज। तो याद रखेंगे आप, जो किनशिप सिस्टम है, तो किनशिप सिस्टम के अंदर जैसे मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था जॉब्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने आपको किनशिप पढ़ाते हुए ये बोला था कि जो डिसेंडेंट अप्रोच होती है ना, जो डिसेंडेंट अप्रोच से हम किसी को अपना डिसेंडेंट बनाते हैं, वहां पे मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था कि अगर मान लो मैं पीर मुरीदी वाली गद्दी के ऊपर बैठा हूं, मैं मतलब पीर हूँ, ठीक है, तो अब मेरे को आगे किसी को अपना डिसेंडेंट बनाना है, तो बेशक मेरा आगे मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, तो मैं किसी और को भी डिसेंडेंट बनाता हूँ अपना, ठीक है, अपनी लेगेसी जो है पूरी की पूरी उसको ट्रांसफर करता हूँ। तो किनशिप बेस्ड ऑन एडॉप्टेशन आपका डिसेंडेंट के थ्रू होगा। अगर यहाँ पे डिसेंडेंट टाइप अगर ऊपर पूछा होता इन एंथ्रोपोलॉजी व्हाट डज डिसेंडेंट रेफर टू, तो यहाँ पे आंसर क्या होना था आपका? स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन इंसेस्टर एंड लिविंग डिसेंडेंट होता, या फिर किनशिप बेस्ड ऑन एडॉप्टेशन होता। अगर ऊपर लिखा होता इन एंथ्रोपोलॉजी व्हाट डज डिसेंडेंट, ठीक है, डिसेंडेंट रेफर टू, क्या आंसर होता? क्या सी होता या डी होता? ये बताओ। किनशिप बेस्ड ऑन एडॉप्टेशन होता या स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन इंसेस्टर एंड लिविंग डिसेंडेंट होता? नहीं 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 नहीं, तीसरा आंसर होता, ठीक है, किनशिप बेस्ड ऑन एडॉप्टेशन होता। डी नहीं होता, स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन इंसेस्टर एंड लिविंग, यहाँ पे इंसेस्टर का बात आ गया है, ठीक है, तो सी आंसर होता। किनशिप बेस्ड ऑन एडॉप्टेशन होता, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके पूछ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कास्ट सिस्टम जो इंडिया का है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो बिल्कुल होता है। क्या हमारा जो कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसके अंदर हमको एक हायरार्किकल ऑर्डर मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है हमको। क्या हमारा जो कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है उसकी वजह से हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? ठीक है, क्या वो एक डाइवर्सिटी के जो है जिमरे के अंदर आएगा? क्या जो हमारा कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है उसकी वजह से प्रिजुडाइज देखने को मिलती है? अब यहाँ पे एक बहुत जो है वो मतलब गहरी सी बात है कि ड्यू टू कास्टिज्म इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर हमको डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, बट नॉट ओनली द फैक्टर कास्टिज्म, ठीक है, सिर्फ कास्टिज्म ही एक फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है। सो हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक बेस पे भी है, हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी लैंग्वेज सॉरी आपका रीजन बेस के ऊपर भी है, क्रीड बेस के ऊपर भी है, कास्ट बेस के ऊपर भी है, कलर बेस के ऊपर भी है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सो कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो डाइवर्सिटी तुम्हारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? बाहर हो जाएगा। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? डिस्क्रिमिनेशन होगा, हायरार्की होगा, और उसके बाद क्या होगा? प्रिजुडाइज होगा, यानी कि आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो आप मेरी बात को आई होप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी क्यों नहीं है। डाइवर्सिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ कास्टिज्म ना। सो एक फैक्टर है कास्टिज्म का, अगर उसको हम सब्जेक्टिव वे के अंदर लेंगे, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव सेंस के अंदर लेंगे, सो डाइवर्सिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ कास्टिज्म, उसकी वजह से भी तो कास्टिज्म है, मतलब सॉरी कास्टिज्म की वजह से ही तो डाइवर्सिटी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। सो कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये वाला डाइवर्सिटी वाला ऑप्शन जो है वो बाहर हो जाएगा। ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्राह्मण। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से जो है एक चीज को आपने देखना है, इसके ऊपर मैं उस दिन भी डिस्कस किया था मैंने, और अभी भी आपको जो है इसके ऊपर डिस्कस करना है। अब कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एस्टैब्लिश बाय द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण, इस चीज पे फोकस करना है, इस चीज पे। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन इंडिया एस्टैब्लिश बाय ब्राह्मण,
ठीक है। देखो इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम को जो है वो काफी सारे हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जैसे एम एन श्रीनिवास जिन्होंने रामपुर विलेज को स्टडी किया है, ठीक है, जिनका संस्कृतिजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका लिवी स्ट्रॉस है, लीला दुबे है, देन उसके बाद आपका और भी लोग हैं, दिमयंत करके एक जो है स्कॉलर है वो है। इन्होंने कास्टिज्म इन इंडिया को स्टडी किया एंड दे क्लियरली से अबाउट कि जो आपका कास्टिज्म इन इंडिया है वो आपका एक ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर आता है। बट बट एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एस्टेब्लिश बाय द ब्राह्मण, बट इट एस्टेब्लिश बाय द ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण ने एस्टेब्लिश किया, बिल्कुल ब्राह्मण ने जो एस्टेब्लिश किया था वो वर्ण सिस्टम एस्टेब्लिश किया था एंड वर्ण सिस्टम के ऊपर जस्टिफिकेशन मौजूद है। तो वर्ण सिस्टम को पॉलिटिसाइज किया गया, सो दैट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ब्राह्मण ने जो आपका सिस्टम हायरार्किकल सिस्टम बनाया एंड दैट हायरार्किकल सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, दैट हायरार्किकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन आपका जो था वो क्या क्या बोलते हैं उसको, आपका कर्म सिद्धांत के ऊपर था। किसके ऊपर था? कर्म सिद्धांत के ऊपर। लेकिन जब गुप्ता एज आया, जब गुप्ता एज आया, गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड आया एंड दैट सिस्टम इज चेंज इनटू ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सिस्टम, ठीक है, ट्रेडिशनल। अगर आपका यहाँ पे ऊपर होता विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज एस्टैब्लिश बाय द गुप्ता डायनेस्टी, इज एस्टैब्लिश बाय द आपका जो है आफ्टर ब्राह्मिन्स, तो आपका क्या आंसर होना था यहाँ पे? चलिए बताइए क्या आंसर होना था यहाँ पे? तो तब क्या आंसर होना था आपका? ट्रेडिशनल थ्योरी। लेकिन इन इंडिया इज एस्टैब्लिश बाय द ब्राह्मण, सो इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, इसके ऊपर काफी सारे जस्टिफिकेशन मौजूद है, सो इसलिए इसका आंसर होगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी। आई होप कि आपको ये पूरी मेरी जो मैंने अभी तकरीर करी है तकरीर आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मतलब ऊपर क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया इन इंडिया इज एस्टैब्लिश बाय द ब्राह्मण, सो इन इज एस्टैब्लिश बाय द ब्राह्मण, तो इज एस्टैब्लिश बाय द ब्राह्मण उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि भाई साहब हमने वर्ण सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं किया था। सो वर्ण सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी के ऊपर जो था आपका सारा मसला जो है वो बनता है कि आप आ सकते हैं, दूसरे वर्ण के अंदर भी आ सकते हैं, तीसरे वर्ण के अंदर भी आ सकते हैं आप, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ गए मेरी बात? लेकिन गुप्ता एज के अंदर पूरा मसला जो है वो चेंज हो गया। अगर यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन के अंदर गुप्ता डायनेस्टी टाइप होता या आफ्टर ब्राह्मण्स होता, सो आंसर हमारा होता ट्रेडिशनल थ्योरी। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा इज स्टडिंग पीजेंट मूवमेंट। श्रद्धा क्या कर रही है? पीजेंट मूवमेंट को स्टडी करती है। व्हेन शी विजिटेड सम विलेज, जब वो कुछ विलेज के अंदर जाती है, वेयर वन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट अमर्ज, वहां पे एक पीजेंट मूवमेंट दिखती है उसको। शी फाउंड दैट द पॉपुलेशन मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास, दैट लैंड्स आर also not fully developed, जगह भी जो है वो डेवलप नहीं है। constant mobilization of the peasants is noticed here, pre-existing agrarian arrangement also continued, due to which peasantry of this village is still somehow economically homogeneous, ठीक है, इकोनॉमिकली क्या है वो एक जैसे है। श्रद्धा would have visited a village with which of the following peasant movement, क्या? चलिए यहाँ पे क्या है आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं लक्ष्य, ठीक है, तेलंगाना मूवमेंट जो है आपका वो होगा, ठीक है, इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे भी अब प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे ये कह रहा है कि श्रद्धा जो है वो स्टडी कर रही है पीजेंट मूवमेंट को, वो विजिटेड करती है ऐसे विलेज के अंदर जिस विलेज के अंदर सोशल कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं। वो जगह जो है आपकी वो डेवलप नहीं है, वहां पे जो है आपका पूरा एक तरीके से लैंड वाला जो मसला है वो चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट मोबिलाइजेशन भी जो है वो चल रही है, पूरा एकदम से सिस्टम जो है वो चरमराया हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिकली लोग जो है वो होमोजीनियस है। श्रद्धा वुड हैव विजिटेड विलेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मूवमेंट। अब यहाँ पे काफी क्लोज आंसर जो है वो नक्सलाइट मूवमेंट भी हो सकता है,
काफी क्लोज आंसर जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट भी हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे तेलंगाना मूवमेंट ही क्यों आंसर हुआ? सो तेलंगाना मूवमेंट इसलिए आंसर हुआ क्योंकि तेलंगाना में जब ये मूवमेंट चला था तो आपका जो हैदराबाद के नवाब थे, लैंड जो ओनर्स थे, उनके खिलाफ आपका एक मूवमेंट जो है वो एकदम से चला था। और वहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है वो देखने को हमको वहां पे मिल रहे थे। और सबसे ज्यादा जो दुर्व्यवहार हो रहा था वो उन्हीं लोगों के साथ हो रहा था। सो इसलिए जो था उन्होंने क्या किया था, आपका एक मूवमेंट चलाया था, एंड दैट मूवमेंट नेम इज तेलंगाना मूवमेंट। सो इसलिए बहुत क्लोज अगर हम जाएंगे, मतलब बहुत आपका दोनों ही आंसर ये जो है बहुत क्लोजली बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे तो वो तेलंगाना मूवमेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप नक्सलाइट मूवमेंट भी करते हो तो वो भी आपका जो है अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। अब इस तरीके का अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा तो आप उस वक्त अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। ठीक है? तो अगर आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल अच्छे से कर पाए तो ठीक है, तो नहीं कर पाए तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है? सिंपल सी बात है। उसके बाद है दामिनी इज लिविंग विद हर पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फैमिली। ये उस दिन जो है पूछा भी गया था आपको, देन ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है कि दामिनी जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ इज लिविंग विद हर पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, भाई के साथ भी रहती है और सिस्टर के साथ भी रहती है। अब ये एग्जाम्पल किसका है? ये एक्सटेंडेड फैमिली का है, प्रोक्रिएशन फैमिली का है, ओरिएंटेशन फैमिली का है, ब्लेंडेड फैमिली का जो है वो आपका ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा? क्या यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली होगा, प्रोक्रिएशन होगा, ओरिएंटेशन होगा, या ब्लेंडेड फैमिली होगा? प्रोक्रिएशन क्यों होगा रूही? हाँ, दो ही आंसर यहाँ पे बन सकते हैं। प्रोक्रिएशन तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, ब्लेंडेड भी बाहर निकल जाएगा। दो के ऊपर हमको जो है थोड़ा सा मसला है, ओरिएंटेशन और एक्सटेंडेड। अब प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके अंदर आंसर दिया हुआ था आपका ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन जो है वो आंसर दिया हुआ था। ओरिएंटेशन इज वेरी क्लोज टू आपका न्यूक्लियर फैमिली, वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाएं तो वहां पे पूछा जा रहा है कि दामिनी इज लिविंग विद हर पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर। बट वहां पे इस बात को क्लियर नहीं किया गया है, मतलब वहां पे इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि उसका भाई और बहन जो है वो शादीशुदा है कि नहीं है। अगर उसके भाई शादीशुदा है, बहन भी शादीशुदा है, तो वो वहां पे उसके साथ उसके पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होना था? एक्सटेंडेड फैमिली ही आंसर होना था। अंडरस्टैंड? तो वहां पे आंसर क्या होना था? एक्सटेंडेड फैमिली ही आंसर होना था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन को क्लियर नहीं किया गया है, सिचुएशन को एकदम कंफ्यूज किया गया है कि दामिनी इज लिविंग विद हर पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के साथ रह रही है। ठीक है, तो आपका कंफ्यूज करके पूछा गया है। सो आंसर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर यहाँ पे दामिनी इज लिविंग विद हर पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे ये चीज हमको मेंशन नहीं मिलती है ना कि उसका भाई और बहन की भी शादी हुई है कि नहीं, या फिर वो आपका ऐसे ही रह रहे हैं। ठीक है, या फिर वो ऐसे ही रह रहे हैं। तो हमको यहाँ पे जो है वो ये अचंभे की बात है, मतलब थोड़ा हम खुद ही अचंभे में है, तो मसला है यहाँ पे। तो जब मसला है यहाँ पे तो फिर हमको आंसर क्या लगाना होगा? ओरिएंटेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉन्शियस। अपने उस दिन क्या करना, उस दिन आप क्या करना कि अपने साथ जो है ना ठंडा वंडा पानी जो है वो लेकर के जाना साथ में। ठीक है, पैनिक नहीं होना। ठीक है, और जब आपका दिमाग एकदम सही तरीके से काम करेगा और आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सिचुएशन क्लियर नहीं करी हुई है। तो जब सिचुएशन क्लियर नहीं है तो हम भी उससे जो है वो थोड़ा आगे निकलेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज डिवाइडेड फैमिली इनटू फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही फ्रेम किया था। ठीक है, कि आपका जो, क्योंकि पिछले साल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो मे भी शायद इस साल जो है वो
आपका थिंकर के ऊपर चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का एक्चुअली में आइडिया किसने दिया था? हु हैज डिवाइडेड फैमिली इनटू फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन ये पूरा क्लोज है आपका किसके ऊपर, मतलब आपका न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर। दोनों एक ही जैसा आइडिया है, ठीक है, दोनों एक ही जैसा आइडिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मॉर्डॉक का जो है आपका फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। अब याद रखेंगे आईपी देसाई ने भी जो है आपका फैमिली के ऊपर जो है वो टाइप्स दी हुई है। इरावती कार्वे ने भी जो है आपकी फैमिली के ऊपर टाइप्स दी हुई है। तो आईपी देसाई की और इरावती कार्वे की भी आपको जो है इन टाइप्स को जो है फैमिली की पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मे बी शायद नेक्स्ट बार जो फैमिली का क्वेश्चन आपको पूछा जाए वो इन्हीं थिंकर से उठा करके पूछा जाए, या कोई सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट करके पूछी जाए कि जो सिचुएशन जो है आपके डायरेक्टली रिलेट करती है इन थिंकर के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कावेरी एंड देयर फादर लिव टुगेदर। कृष्णा कावेरी और उनके पिताजी इकट्ठे रहते हैं, बट देयर मदर इज नॉट, बट देयर मदर इज नॉट देयर मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन उनकी माँ जो है, ठीक है, लेकिन उनकी माँ जो है वो साथ में नहीं रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ नहीं रहती है। दे कुक एंड ईट मील। वो जब भी खाना पकाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे कुक, जो खाना पकाते हैं तो वो खाना इकट्ठा खाते हैं व्हेन द फादर रिटर्न होम। अब यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा उसने और ज्यादा पेचीदा कर दिया है कि जब उसका बाप घर आता है, जब उसका बाप घर आता है तो फिर वो इकट्ठे क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज दिस? ठीक है, तो ये किस तरीके की फैमिली होगी? ठीक है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली होगी, सिंगल पेरेंट फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली होगी, डिवाइडेड फैमिली होगी। ठीक है, ठीक है, मतलब कितना सिचुएशन को इन लोगों ने, ये पिछले साल पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कृष्णा कावेरी एंड देयर फादर लिव टुगेदर, ठीक है, बट देयर मदर इज नॉट देयर मोस्ट ऑफ द टाइम। अगले सिचुएशन में, अगले प्रीमाइसिस में उसने पूरा घुमा दिया कि उसका बाप जब घर आता है तो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज देयर। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियर फैमिली का हमारे दिमाग में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली जो है आंसर नहीं है। आपका क्या है, सिंगल पेरेंट फैमिली। ये वाली जो दो दो चीजें उस बंदे ने क्रिएट करी है ना, मास्टर है वो आदमी, ठीक है। एक तो ये वाली चीज जो उसने क्रिएट करी है, बट देयर मदर इज नॉट देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, एक ये चीज, एंड व्हेन द फादर रिटर्न होम, ठीक है। और एक चीज ये कृष्णा कावेरी एंड फादर लीव टुगेदर। तो यहाँ पे ये पूरा सवाल जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया था। ये आपका जो पहला वाला, ये यहाँ कृष्णा कावेरी एंड देयर फादर लीव टुगेदर है ना, यहीं पे सवाल क्लियर हो गया था और यहीं पे हमको आंसर मिल गया था, सिंगल पेरेंट फैमिली। आगे सिर्फ हमको कंफ्यूज किया गया, आगे और कुछ नहीं किया गया, बस सिंपल सी बात है। यहीं पे जो है सवाल खत्म हो गया था। आगे ऐसे है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं आपका, वो चवल मारी हुई है, चवल, चवल समझते हो? ठीक है, आगे सिर्फ चवल मारी है और कुछ नहीं करा है उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फैमिली दैट सीतामा रिजाइड इन। ठीक है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फैमिली दैट सीतामा रिजाइड इन वेयर द शेयर ऑफ द फर्स्ट फ्लोर पोर्शन विद हर पेरेंट एंड यंगर सिस्टर गीतामा। अपने पेरेंट्स के साथ भी और यंगर सिस्टर गीतामा के साथ भी। वाइल हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर अंकल एंड आंट लीव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ देयर इंसेस्ट्रल होम इन द स्मॉल सिटी ऑफ गुंटूर। ठीक है, तो किस टाइप की फैमिली होगी, किस टाइप की फैमिली होगी? अब यहाँ पे सीधा सीधा जो हमारा दिमाग जा रहा है वो एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर जा रहा है, वो एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर जा रहा है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर जो आपका ये इसका आंसर दिया गया है, वो दिया गया जॉइंट फैमिली का आंसर। ठीक है, और जॉइंट फैमिली का आंसर दिया गया तो इस दिमाग चकरा गया काफी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से हमको दोबारा से पढ़ना होगा। डिस्क्राइब द फैमिली, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फैमिली दैट सीतामा रिजाइड इन वेयर शी शेयर्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ पोर्शन विद हर पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर गीतामा। उसकी बहन और अपने पेरेंट्स के साथ वो क्या कर रही है, शेयर कर रही है। अब उसकी बहन की शादी हुई है या नहीं हुई है ये हमको नहीं पता। ये सिचुएशन एक जो है ऐसी सिचुएशन है जिसको हमको सपोज करना पड़ेगा। कहता है वाइल हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर अंकल। अब यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम ले लिया इसने, ठीक है, दूसरी सिचुएशन में उसने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम ले लिया एंड यंगर अंकल, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो यंगर अंकल भी उसका साथ में ही रहेगा ऑफ कोर्स। एंड आंट लीव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ देयर इंसेस्ट्रल होम।
और साथ में आगे सिचुएशन में उसने एंसेस्ट्रल होम का भी जो है वो बता दिया, इन द स्मॉल सिटी ऑफ गुंटूर। तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाना है हमारा जॉइंट फैमिली। ये नहीं कि जब उसने ग्रैंड पेरेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, पेरेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, यंगर सिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने वाले लोग कौन है, वो तो उनके ही बच्चे हुए, तो ऑटोमेटिकली आंसर होगा जॉइंट फैमिली। लेकिन हमारे दिमाग में जो आंसर आया सबसे पहले इस सिचुएशन को पढ़ के, तो हमारे दिमाग में एक्सटेंडेड फैमिली वाला ऑप्शन आया, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली वाला ऑप्शन आया। अब हमारे दिमाग में एक्सटेंडेड फैमिली वाला ऑप्शन क्यों आया, हमने ये पढ़ रखा है कि जब आपके और भाई बंधु लोग आपके साथ रहेंगे तो इट मीन्स कि वो एक्सटेंडेड फैमिली होगी। लेकिन सिचुएशन इस तरीके की वहां पे जो है वो क्रिएट नहीं करी गई है। अगर यहाँ पे होता कि आपका जो वो फ्लोर है नीचे वाला, उसको रेंट पे दिया हुआ है, उसको किस पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको रेंट पे दिया हुआ है, उसके कुछ चार्जेस ले रहे हैं वो, कौन ले रहा है चार्जेस, आपका जो वो लोग है वो चार्जेस ले रहे हैं, या फिर उनका कुछ हिस्सेदारी है उसके अंदर। अगर इस तरीके का कुछ सिचुएशन वहां पे वो बनाया होता, तो वहां पे हम आंसर करते एक्सटेंडेड फैमिली, वहां पे हम जॉइंट फैमिली का जो है वो सोचते भी मत, ठीक है। हु एडवोकेटेड फॉर वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशलॉजिकल इंक्वायरी। और इस क्वेश्चन के ऊपर जो है आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसका आंसर जो था वहां पे गलत करा हुआ था, ठीक है, गलती से वहां पे गलत जो था आंसर करा हुआ था इसका। इसका आंसर क्या है आपका, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, ये बताओ। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से ले आया हूँ। हु एडवोकेटेड फॉर वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशोलॉजिकल इंक्वायरी। सबसे पहले आप आंसर बताओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। Who advocated for value neutrality in sociological inquiry? वैल्यू न्यूट्रलिटी का आइडिया कौन देता है, कौन एडवोकेट करता है? क्या मैक्स वेबर है, क्या एमाइल डर्किम है, क्या कार्ल मार्क्स है, क्या टैलकोट पर्सन है? सभी का आंसर सही आया है, रूही का भी, शाइस्ता का भी, कि इसका आंसर क्या है, मैक्स वेबर है। लेकिन वहां पे कार्ल मार्क्स आंसर जो था वो था, कार्ल मार्क्स आंसर नहीं है, ठीक है, मैक्स वेबर इसका आंसर है। मैक्स वेबर इसका आंसर क्यों है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स हमेशा न्यूट्रलिटी की बात नहीं करता है, कार्ल मार्क्स एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर खड़ा है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर खड़ा है। कार्ल मार्क्स एक ऐसा आदमी है कि जिसको सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, रिफॉर्मेशन नहीं करनी है, यानी कि सोसाइटी के अंदर वो रेवोल्यूशन के थ्रू, क्रांति के थ्रू पूरा का सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही उखाड़ करके वैल्यू सिस्टम हो, ट्रेडिशन हो, नाम्स हो, फोकवेज हो, कुछ भी बला जबा हो, ठीक है, उस ना उसको जो है क्या चाहिए, पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम ही चेंज चाहिए। लेकिन मैक्स वेबर बात करता है, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करता है, वो कहता है कि आपको न्यूट्रल पोजीशन पे रहना पड़ेगा। आप सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते आप रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप सोसाइटी को पूरे का पूरा चेंज नहीं कर सकते। सो आपको, आपके लिए ये जरूरी है, ये मस्ट है आपके लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज के प्रति, ट्रेडिशन के प्रति, नॉर्म्स के प्रति, फोकवेज के प्रति, कल्चर के प्रति आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। सो दैट्स द आइडिया ऑफ मैक्स वेबर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड टैलकोट पर्सन डिफाइन नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन रिलेशन टू सोशलाइजेशन। टैलकोट पर्सन जो है किस तरीके से डिफाइन करता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, ठीक है, डिफाइन नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन रिलेशन टू सोशलाइजेशन, इन रिलेशन टू सोशलाइजेशन। नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड वैल्यू दैट रेगुलेट बिहेवियर। लक्षु का आंसर भी आ गया, तो इसका आंसर क्या है, पहला है, नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड वैल्यू दैट रेगुलेट बिहेवियर। नॉर्म्स क्या है, इंटरनलाइज्ड वैल्यू है, यानी कि ये थ्रू सोशलाइजेशन ही होगा, ठीक है। मैंने बोर्ड अपना लगाया नहीं तो मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता, तो अभी आपको ऐसे ही मेरी बात को ही समझना पड़ेगा। सो नॉर्म्स, नॉर्म्स जो है ये इंटरनलाइज्ड वैल्यू है। सो इंटरनलाइज्ड वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्सटर्नल प्रेशर से आती है, जो थ्रू सोशलाइजेशन आती है, ठीक है। इस तरीके की आपके नॉर्म्स होते हैं जो आपके इंटरनलाइज्ड
इंटरनलाइज्ड मतलब आपके घर से सोशलाइजेशन होगी, स्कूल से सोशलाइजेशन होगी, और काफी सारे जो इंस्टीट्यूशन है वहां से आपकी सोशलाइजेशन होगी, तरबियत होगी आपकी। वो तरबियत आपके अंदर एक चीज को इंटरनलाइज कर देगी, आपके बिहेवियर मतलब आप अपने बिहेवियर को उसी तरीके से रेगुलेट करोगे। ठीक है, और वो सोसाइटी की जरूरत है, वो सोसाइटी की क्या है, जरूरत है। तो आपको आपको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतरना पड़ेगा। और जब आप अपने अपने आप को सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतार देंगे, सो इट मीन्स आपको जो है सोशल रोल, यानी कि सोशल रोल एज अ टीचर, सोशल रोल एज अ डॉक्टर, सोशल रोल एज अ प्रोफेसर, सोशल रोल एज अ स्टूडेंट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्लास के अंदर जो सीआर बनता है, मॉनिटर बनता है, तो वो किस बेसिस पे बनता है, वो इस बेसिस पे बनता है कि वो आप अपने आप को इस तरीके से सोशलाइज कर लेता है, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन को इस तरीके से मान लेता है। कौन से नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन, जो स्कूल के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन होते हैं। सो आपको सोसाइटी की जरूरत है, सोसाइटी को आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत सोसाइटी को उस वक्त है जब आप अपने आप को सोसाइटी के काबिल बना देंगे। तो इस बात को समझ लेना सही तरीके से। तो कल मैंने इसके ऊपर जो है अ, साक्षी को एक शेर भी जो है वो सुनाया था कि आपका जो है वो शेख मस्जिद में करता है खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। है ना, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। सबकी साकी पर नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पर साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। ठीक है, तो सोसाइटी की आपको जरूरत है। ठीक है, आपकी जरूरत सोसाइटी को नहीं है। तो आपकी जरूरत सोसाइटी को तब होगी जब आप अपने आप को उस बिहेवियर के हिसाब से, मतलब आपका जो बिहेवियर होगा वो सोसाइटी के हिसाब से होगा। चलिए, उसके बाद है आपका अगला जो ऑप्शन है। अगर इसके और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो वो मेनली आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सोसाइटी। सिंपली बात है कि कौन सा यहाँ से आपका फंक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, वैल्यूज आर एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन वाइल नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल। ठीक है, वैल्यूज आर एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन। सो वैल्यूज एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ठीक है, वाइल नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल। नॉर्म्स इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल है, थ्रू थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ही होगा। लेकिन वैल्यूज आर एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज आर एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन आपका कुछ बेसिस पे होगा लेकिन कुछ बेसिस पे नहीं होगा। कुछ इस तरीके के मॉरल वैल्यूज होते हैं कि जिन मॉरल वैल्यूज की आपको भी जरूरत होती है। आप आपकी फितरत भी आपसे ये सवाल कर रही होती है कि नहीं यार, मेरे को खुदा ने पैदा किया हुआ है, तो मेरे को किसी मकसद के साथ पैदा किया होगा ना, मेरी कुछ मॉरल ड्यूटीज है। ठीक है, ऐसे तो पैदा नहीं कर दिया है। तो वो आप किसी से सीख नहीं रहे हैं। एक्सटर्नली आपको वैल्यू सिस्टम तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है, एक्सटर्नली मिलता है, लेकिन प्योर तरीके से नहीं मिलता है। कुछ आपकी फितरत भी आपसे सवाल करती है कि हाँ भाई, आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आपके कुछ ना कुछ जो है वो आपके क्या होंगे, कुछ आने का मकसद होगा ना। ऐसे तो खुदा ने आपको भेज तो नहीं दिया है ना। ऐसे खुदा ने भेज दिया कि जाओ खाना खाओ, उसके बाद शाम हो जाएगी सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ, फिर वही बातें, फिर शाम हो जाएगी, फिर सो जाओ, फिर सुबह होगी, तो बस ये सर्कल पूरा जो है आपका चलता रहेगा। इसके लिए आपको खुदा ने नहीं भेजा हुआ है। तो हर एक रिलीजियस शास्त्रों के अंदर भी जो है आपका वे ऑफ लिविंग को जो है डिफाइन किया गया है। आपको जो है सच की तलाश में निकलना है। सच क्या है, झूठ क्या है, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। ये इंसान की जो है वो एक वो क्या बोलते हैं आपका मॉरलिस्टिक अप्रोच है। उस मॉरलिस्टिक अप्रोच के ऊपर इंसान को आना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, दोनों तरीके से है वैल्यू सिस्टम। ठीक है, आपकी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी है कहीं पे, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन कहीं पे है भी नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर सिनोनियम्स। तो वैल्यूज और नॉर्म्स तो कभी सिनोनियम्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, वैल्यूज और नॉर्म्स तो कभी सिनोनियम्स हो ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। टर्म्स इन सोशलाइजेशन, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपका कहीं पे आपका मॉरलिस्टिक वैल्यू आपका जो है वो काम करेगा। किसी सोसाइटी के लिए वो एक्सपेक्टेशन है, किसी सोसाइटी के लिए वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि मेरे को बाहसियत मुसलमान मेरे को क्या करना है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काम करना है। सो मेरी ये बात साक्षी के लिए कंपेटिबल नहीं है।
समझ गए मेरी बात? मेरी ये बात लक्षु के लिए कंपेटिबल नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कह दूं मेरा वैल्यू सिस्टम ये है कि मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूं जो फॉर द वेलबींग ऑफ जो है ह्यूमैनिटी हो, सो फॉर द वेलबींग ऑफ जो है आपका पूरी इंसानियत के ऊपर हो, सो दैट इज कंपेटिबल टू साक्षी, दैट इज कंपेटिबल टू मरियम जान, दैट इज कंपेटिबल टू शास्ता। तो वो सबके लिए कंपेटिबल है ना। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक वैल्यू सिस्टम स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए एक्सपेक्टेशन है। समझ गए आप लोग? तो नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स हम सबके लिए बना दिए जाते हैं। एक अगर स्पेसिफिक सोसाइटी का हम सभी लोग हिस्सा हैं, उसके अंदर हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, सबको उन नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। नॉर्म्स को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर सीवियर सैंक्शन लग सकता है। सो नॉर्म्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअलिस्टिक चॉइसेस। Norms represent individualistic choices while value represent societal regulation। ये कह रहा है norms represent individualistic choices, तो बिल्कुल individualistic choices के बेस पे भी होता है norms आपका। ठीक है, while value represent societal regulation, वैल्यू रिप्रेजेंट सोसाइटियल रेगुलेशन के सोसाइटी के क्या नियम कानून होंगे, क्या स्पेसिफिक सोसाइटी के प्रति आपको किस तरीके से जो है वो बिहेव करना है, और आपकी फितरत क्या कहती है कि आपको उस सोसाइटी के लिए उस तरीके से बिहेव करना है या नहीं बिहेव करना। आपकी सोसाइटी जो है आपके वैल्यू मॉरल वैल्यू सिस्टम के ऊपर आप अपनी सोसाइटी को किस वे में जो है वो सुपीरियर बोलते हैं या इंफीरियर बोलते हैं, वो मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि हाउ डिड टैलकोट पर्सन डिफाइन नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन रिलेशन टू सोशलाइजेशन, कि वो सोशलाइजेशन के रिलेशन में नॉर्म्स एंड वैल्यूज को किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्म्स, वो कहता है कि नॉर्म्स इंटरनलाइज्ड है। ये टैलकोट पर्सन कह रहा है, ये टैलकोट पर्सन का मानना है, ये टैलकोट पर्सन का ओपिनियन है। वो कह रहा है कि नॉर्म्स इंटरनलाइज्ड है, वैल्यूज दैट रेगुलेट बिहेवियर। वैल्यूज क्या है, आप वैल्यू सिस्टम से आपका क्या हो रहा है कि आपका बिहेवियर रेगुलेट हो रहा है। सो ये कह रहा है कि वैल्यू और आपका नॉर्म्स जो है ये एक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में दोनों ही काम करते हैं, दोनों आपके लिए एक स्पेसिफिक कम्युनिटी एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए होना जरूरी है। ठीक है, बट काफी सारे थिंकर है वो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपके सामने जो है एक पूरा एक्सप्लेनेशन रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सोसाइटी। फंक्शन ऑफ सोसाइटी कौन सा नहीं होगा? क्या सोशलाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ सोसाइटी? क्या आपका कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ सोसाइटी? क्या कल्चरल रेजोल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ सोसाइटी? एंड क्या इंडिविजुअलिज्म भी जो है आपका फंक्शन ऑफ सोसाइटी होगा? तो बाई सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस, तो सारा का सारा दारोमदार जो है वो आपका सारा का सारा सोशलाइजेशन के ऊपर खड़ा है। सोसाइटी चलेगी ही थ्रू थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, मैं पैदा हो गया, मैं एज अ जावेद पैदा हुआ, एक मुसलमान घर के अंदर मैंने जन्म लिया, मेरे पिता का नाम जो है वो मुसलमान नाम पे था, मेरी माता का नाम मुसलमान नाम पे था। ठीक है, लेकिन मेरे को आकर के सोशलाइज किया गया ना, मेरे को आपके आकर के बताया गया, एकदम से ऊपर से आते हुए तो नहीं मेरे को पता चल गया ना कि हाँ यार मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, तो फिर वो बाद में जब मैं अडल्ट हुआ तो मैंने एक्चुअली में पूछा कि मैं मुसलमान क्यों हूं, मैं हिंदू क्यों हूं, मैं सिख क्यों हूं? वो पूछना तो सवाल मेरे को अपने आप से है ना, मेरी फितरत से है ना, मेरे को पूछना है ना। ठीक है, वो तो मेरे माता पिता नहीं बताएंगे ना, वो मेरे माता पिता ने मेरी सोशलाइजेशन करी है थ्रू उसी प्रोसेस से जिस स्पेसिफिक सोसाइटी का वो हिस्सा थे। ठीक है, उसी स्पेसिफिक सोसाइटी का मेरे को भी हिस्सा बना दिया। ठीक है, ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। लेकिन जब मैं अडल्ट हुआ, मैंने चीजों को सीखा, मैंने चीजों को समझा, तो अब मैं इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ूंगा। अब मैं जानूंगा ना कि मैं मुसलमान क्यों हूं, मैं हिंदू क्यों हूं, मैं सिख क्यों हूं। अब ये जानना मेरे को जरूरी है, क्या मेरे शास्त्र के अंदर जो मेरे लोग मेरे को कह रहे हैं क्या वो सच है, या फिर वो झूठ है, या फिर सिर्फ वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो ये पूछना मेरे को है अपने आप से। ठीक है, चलिए उसके बाद है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सोसाइटी। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो आपका पूरा का पूरा जो है वो कार्ल मार्क्स का जो है कहना है, सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट तो है, होगा ही होगा, ओप्रेसर और ओप्रेस्ड के बीच में। ठीक है, कुछ लोग जो है वो क्रेडिट ले जाएंगे, कुछ लोग जो है वो आपके वर्किंग वर्किंग क्लास के अंदर होंगे। ठीक है, कल्चरल रेजोल्यूशन, सो कल्चरल तो खैर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका फंक्शन प्ले करता है आपका। सो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर जो है आपका सोसाइटी टिकेगा नहीं। शाइस्ता क्या कह रही है, इस बात की कोई मान्यता नहीं,
इस बात की कोई मान्यता नहीं है। जावेद क्या कह रहा है अकेला, इस बात की कोई मान्यता नहीं है। साक्षी क्या कह रही है अकेली, इस बात की कोई मान्यता नहीं है। सो वो उसका इंडिविजुअलिस्टिक ओपिनियन है, वो उसका सब्जेक्टिव ओपिनियन है, वो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे दो टर्म भी इस्तेमाल करी जाती हैं। यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव होता तो तब भी आंसर क्या, यहाँ पे अगर आपका इंडिविजुअलिज्म की जगह होता सब्जेक्टिव ओपिनियन या ओनली सब्जेक्टिव होता, तो भी आंसर डी होता आपका। ठीक है, चलिए। तो हम जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के ऊपर चीजें सोचते हैं, समझते हैं कि इस तरीके का सोसाइटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरीके से ये चीजें चलनी चाहिए, उस तरीके से वो चीजें चलनी चाहिए, ये हमारे सब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं उसी के बेस के ऊपर पूरी सोसाइटी खड़ी होती है, क्योंकि वो जर्नलाइज्ड प्रिंसिपल के ऊपर जो है खड़े होते हैं। जर्नलाइज्ड प्रिंसिपल यानी कि आपके जो जर्नल जो प्रिंसिपल, जो जर्नल आपके बुनियादी असूल होते हैं, उन बुनियादी असूलों के ऊपर वो जो है आपकी सोसाइटी खड़ी होती है। उसमें अगर कुछ लोग नहीं मानते तो ना माने, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो उसको मान रहे हैं।